हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्किल वर्स चैनल पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके लिए कंप्लीट मैथ्स की पेडागोजी लेके आएंगे। तो ये मैथ स्पेशल पेडागोजी ये मैराथन है जिसमें हम इसमें पहले कंप्लीट थ्योरी करेंगे कंप्लीट, उसके बाद में हम इसके करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन और आंसर हम दोनों करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरी प्रैक्टिस थ्योरी, इसलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, जिसमें आपकी पूरी जो है पेडागोजी रहेगी, थ्योरी और उसके साथ में एमसीक्यू, ठीक है। अपन शुरू करते हैं पहले थ्योरी से ही। थ्योरी क्या कहती है, ये तो इसके टॉपिक है, हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। शिक्षण गणित के उद्देश्य हैं बच्चों के विचार प्रक्रिया गणितीकरण। बच्चे गणित का आनंद लेना जो है सीखते हैं। ये गणित बच्चों के जीवन का अनुभव का एक हिस्सा है। बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करती है, ये गणित की प्रकृति है, ठीक है। शिक्षण गणित का उद्देश्य है एक बच्चे गणित करना सीखते हैं, उन्हें अनुभव सीखते हैं, उनमें तार्किक जो है तार्किकता, रीजनिकल, वो सारे विकसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें इसमें तो यहाँ पर है अपना बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंक गणित, बीज गणित, ज्यामितियों को कैसे समझते हैं, त्रिकोणमिति हैं, वो सारी सीखना सीखते हैं। एक व्यक्ति हैं डेविड व्हीलर, उन्होंने क्या कहा कि बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना महत्वपूर्ण है, न कि बहुत सारा गणित सीखना या जानना। ये जो डेविड व्हीलर है ये एक शिक्षा शास्त्र है। उन्होंने कहा कि बच्चे को गणितीकरण मत सिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझाओ कि गणित करना कैसे सीखते हैं, उसे कैसे हल किया जा सकता है, उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें। एक जॉर्ज पोलिया है, उन्होंने कहा कि विद्यालय में गणित शिक्षण के दो उद्देश्य हैं। कौन कौन से? संकीर्ण उद्देश्य, नैरो ऑब्जेक्टिविटीज, ठीक है। ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं, और आर्थिक विकास। ये संख्यात्मक संक्रिया से संबंधित जैसे माप, अंश, प्रतिशत, जो जीवन में हमारे हर भाग में काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इस प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य जो है समताओं का विकास करता है। कौन सी समताओं को? ये शायद यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो अलग अलग समताओं का विकास करता है। नेक्स्ट इसमें अपन दिया गया है कि व्यापक उद्देश्य, उच्च उद्देश्य, गणितीय रूप में सोच विकसित करना, तार्किक चिंतन करे, विश्वासों के लिए तार्किक खोज, अमूर्तता को समझना है, किसी समाधान जो किसी भी समस्या का समाधान है उसके लिए, बाल संसाधनों का विकास करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन देखें, अब हमारा शुरू हो रहा है टॉपिक। तो सबसे पहले एनसीएफ पढ़ेंगे 2005 को जो आया है। आपको मेरे को बताना है कि एनसीएफ 2005 है, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस टीम में कितने सदस्य थे, ये आपको मेरे को बतानी है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन जैसे गैर संख्यक क्षेत्रों को जो है अपने को प्रोत्साहित करना, और डेटा हैंडलिंग गणितीय पहली या समस्या का समाधान कौशल में मदद करती है। एनसीएफ 2005 का जो मेन टारगेट है, इसमें यह बताया गया कि मूर्त से अमूर्त, बच्चे को मूर्त से अमूर्त बताओ। आप पहले प्रत्यक्ष चीज़ें बताओ, फिर धीरे धीरे अप्रत्यक्ष बताओ, और उसके पहले उसे उदाहरण बताओ, फिर उसके नियम सिखाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव पर, क्षेत्र भर पर बच्चे पर बोझ नहीं डालना है। इसका कहने का मतलब है उसको आकार, स्थानिक समझ, जो पैटर्न है, ये सारी चीज़ें उसको समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें देखें कि आगे क्या है अपना। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखते हैं। ये एनसीएफ में बात की गई है कि उन्हें डरना नहीं है। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं गणित सूत्र से कहीं बढ़कर। बच्चे गणित सीखते हैं अनुभव द्वारा, प्रैक्टिकल करके, न कि उन्हें गणित सूत्रों से वो बेस्ट सीख सकते हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब है गणित सूत्रों से बढ़कर नहीं,
गणित को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को समझाओ, उदाहरण दो, तो वो बेस्ट सीख पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि बच्चे गणित को ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है। वे आपस में चर्चा करके साथ मिलकर काम करें, न कि गणित को आपको रटवाना है। रोट लर्निंग कभी भी नहीं करवानी है। ठीक है। जब बच्चे की ग्रुपिंग बनाओ, उन्हें साथ में बिठाओ और सिखाओ, तो क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा और उन्हें आपस में चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए। ये एनशिप में बोली गई सारी बातें हैं। बच्चे अर्थपूर्ण समस्या प्रस्तुत करते हैं और उनका समाधान करते हैं। उन्हें ऐसी समस्या बताओ जिनका कुछ अर्थ हो, न कि रटन पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है। बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने तथा अमूर्तों का उपयोग करना आदि का उपयोग कर सके। जैसे एक फैमिली है कोई भी, तो उस फैमिली का हम स्टेप बाई स्टेप सीख सकते हैं कि शुरू में कौन था, ये इसका क्या लगता है, ये इसकी क्या लगती है, भाई बहन सिस्टर आदि। उसको उसकी पूरी संरचना सिखानी है, पूरा तर्क करना, न कि उसे रटवाना है। ठीक है। जैसे बीज गणित, ज्यामितियों को समझाने, त्रिकोणमिति, स्कूली गणित के मूल विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं। ठीक है। संरचना और सामान्यीकरण के लिए शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि वो गणित नहीं सीखता, हर बच्चा गणित सीख सकता है। ये शिक्षक को प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट अपन इसमें देखें विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट अपन इसमें देखें कि विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व ऐसे कौशल है जिन्हें विकसित करने में गणित मदद करता है। जैसे विजुअलाइजेशन क्या होता है, अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो आप उसे ऑडियो बताओगे या तो कुछ सुनाओगे या दिखाओगे, ग्राफ के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, वो सारी चीज़ें करने हैं। सभी सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से सिखाना है। बच्चे की तुलना नहीं करनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। ठीक है। उसके बजाय उसे खेल के माध्यम से सिखाओ, ना उसे एक दूसरे से द्वंद्व कराना कि तू अच्छा है या तू बुरा है। ऐसा छोटे बच्चों में कभी नहीं करना है। अपन कौन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1 से 5, इस बात को ध्यान में रख के आपको जो पेडागोजी है वो पढ़नी है। ठीक है। संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच संबंध को छोटे छोटे समूची संदर्भ समझाए। जैसे कोई अगर नहीं सीख रहा है तो बच्चों को कुछ ऐसी प्रैक्टिस करवाए, छोटे छोटे खेल खिलवाए, उनमें गणित के कुछ अक्षर हो, कुछ शब्द हो, ताकि वो ज़्यादा सीख पाए। ठीक है। गणित खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ में सकारात्मक विकसित करने में मदद करती हैं। ठीक है। क्या करती हैं, सकारात्मक विकसित करने में मदद करती हैं। रवैया और गणित रवैया और गणित दैनिक सोच के बीच संबंध बनाने में उपयोगी है। ठीक है। तो जैसे कोई पहेलियाँ हैं या खेल है तो उन्हें सकारात्मक रूप से सिखाना चाहिए ताकि वो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आए। जैसे माप है, हमें हम हर चीज़ मापने का काम लेते हैं, तोलने का काम लेते हैं, वो सारी चीज़ काम आती हैं। ठीक है। छात्रों को बीजगणित संकेतन से परिचित कराया जाता है और इसका उपयोग समस्या को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष और आकृतियों को व्यवस्थित अध्ययन और उनका समयगत के लिए सामान्यीकरण किया जाता है। ठीक है। इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानिक तर्क और संबंध करने में अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक। नेक्स्ट अपन इसमें बात देखें एनशिप की। लास्ट 1-2 बातें वो समझ लेते हैं। एनशिप क्या करता है कि बच्चों पर एक बोझ नहीं डालना है, छोटे बच्चों को उन्हें नियम नहीं रटवाने, परिभाषा नहीं बतानी है, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, रोकता है। उनको अनुभव द्वारा अच्छे से सिखाना, खेल के माध्यम से सिखाना, रचनावादी तरीके से सिखाना, वो सारी चीज़ें बताता है। ठीक है। अगला अपने इसमें पॉइंट देखते हैं ये, इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानिक तर्क को समर्थ करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पर इसका अपन देखा जाए कि एनशिप 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है क्योंकि ये सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की इसमें क्या होती है, भागीदारी होती है। ठीक है। मतलब कि ये रचनावादी तरीके से बच्चे को सिखाने में मदद करता है, उस पर बल देता है। और सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है ये, मतलब मैंने आपको शुरू में बता दिया कि एनशिप क्या करता है, बच्चे को अनुभव आधारित सिखाता है।
उसकी क्लास में सक्रियता होना अनिवार्य रचनावादी तरीके से सिखाता है। ठीक है, संकल्प मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग, मतलब उसके दिमाग में आप मैप इस तरह बनाए कि वो अधिक से अधिक सीख पाए। योजनाबद्ध होनी चाहिए कोई भी चीज़, और श्रेणीबद्ध तरीके से होनी चाहिए। शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। ये पूर्व ज्ञान के साथ नई उदाहरणों को जोड़ता है। मतलब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो आप पुरानी को कनेक्ट करके सीखो, तो वो ज़्यादा सीख पाएगा बच्चा। ठीक है, ठीक है, ये अपना एनसी पूरा हो गया। अभी हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट में देखें कि ज्यामिति क्या है। अपना ज्यामिति चिंतन पर ये कोई वैन हेले की थ्योरी है। ये शिक्षा शास्त्री वैन हेले उनकी थ्योरी है, वो अपन पढ़ेंगे। वैन हेले की थ्योरी कौन है? वैन हेले ज्यामिति चिंतन का वैन हेले सिद्धांत में अलग अलग वर्णन करते समझे है। इस तरह वैन हेले ने 4 स्तर बताए। ठीक है, 4 स्तर है ये, मतलब 5 दिए गए हैं, पता नहीं कैसे दिए हैं इन्होंने। 0 से शुरू होते हैं, 4 होते हैं, मतलब यहाँ पे 0, फिर 1, 2, 3 और ये एक 0 हो गया, मतलब 4 स्तर हैं। अभी दिए हैं तो 5 बढ़, मतलब इससे मुख्यतः 4 ही होते हैं फॉर्मल तक। मतलब पहला है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन हिंदी में बहुत सारे नाम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि विजुअलाइजेशन यानी ये है चक्षु चक्षुषीकरण, मतलब विजुअलाइजेशन आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करना। मतलब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको पहले सबसे पहले ये स्टेप सीखना चाहिए विजुअलाइजेशन। जो विजुअलाइजेशन है, सबसे पहले छोटे बच्चे को ये सिखाओ। वो कोई वस्तु देखेगा, जैसे उसने कोई वस्तु देखी तो उसके दिमाग में वो मैप बनेगा कि हाँ ये गाय है, ये भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो सारी चीज़ उसमें सिर्फ वो आकृति बनेगी। वो समझ कुछ नहीं पाएगा कि ये ऐसे है, उसके बारे में उसे कुछ नहीं। सेकंड स्टेप बच्चे को सिखाना, अगर वो सीख जाए तो उसके बाद में सेकंड स्टेप बच्चे को सिखाना चाहिए जो है ये विश्लेषण। सेकंड स्टेप क्या सिखाओगे? विश्लेषण। आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करते हैं। अब बच्चे ने गाय गाय को पहचान लिया कि ये गाय है, भैंस है, कुत्ता है, ठीक है, तब वो देखा कि हाँ इसके 4 पैर होते हैं, पूँछ होता है, आंखें होती हैं 2, वो सारी चीज़ें बच्चे जान पाएगा आकृतियों के माध्यम से। उसका विश्लेषण करेगा अलग अलग की गाय में ये डिफरेंस है, कुत्ते में ये, बिल्ली ऐसी होती हैं छोटी होती हैं, कुत्ता इससे बड़ा होता है, भैंस उससे अधिक बड़ी होती है, वो सारे। ठीक है, वो स्टेप सीख गया। उस स्टेप के बाद ये सेकंड स्टेप सिखाना है अनौपचारिक निगमन। ठीक है, अनौपचारिक निगमन सेकंड, हाँ मतलब थर्ड ऑप्शन हो गया एक तरफ से देखे तो। ये अनौपचारिक निगमन सिखाना है इनफॉर्मल डिडक्टिव। इसमें क्या होता है? गुणों के महत्व को पहचानना, उनके बीच संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करते हैं। आकृतियों को गुणों के क्रम, मतलब बच्चे ने पहचान लिया कि गाय ऐसी ऐसी होती है, भैंस इससे अलग कैसे है, फिर उनको अनौपचारिक रूप से देखना है। ठीक है, उनके बीच संबंध स्थापित करना है, मतलब कि गाय गाय में ये गुण होते हैं, भैंस का ये है, इन दोनों के दूध में क्या फ़र्क है, चलने फिरने में क्या फ़र्क है, ज़्यादा मतलब कौन चारा खाती है, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। बिल्ली जैसे शाकाहारी है या मांसाहारी है, कुत्ता पूर्ण रूप से शाकाहारी है मांसाहारी, मतलब वो सारे अनौपचारिक तरह करना सीखेगा बच्चा। ठीक है, अगर वो सिखा दिया आपने तो उसके बाद नेक्स्ट अपना रहेगा औपचारिक अनुकरण फॉर्मल। इसमें क्या होता है? तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और परिणामों को सिद्ध करता है निगमनात्मक रूप से। इसमें वो फाइनल जो है स्टेट पर आ जाता है, अवस्था पर आ जाता है। अब वो रियल समझने लगता है कि अब वो देखते ही ऐसे पहचानने लगता है कि भैंस की ये विशेषता है, गाय की ये है, कुत्ते की ये है, बिल्ली की ये है। वो तुरंत देखते ही पहचान जाएगा उसके बारे में, उसको जो शब्द बोले वो गुण उसके बारे में लिख सकता है। ठीक है, ये दृढ़ है रिगर। ठीक है, विभिन्न भाषाओं में परिमेयों की स्थापना और विश्लेषण कर सकता है। अब वो अंतिम रूप से इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके विश्लेषण कर सकते हैं। ये वैन हेले की थ्योरी है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन है वैन हेले के बारे में। अब इस क्वेश्चन को करना है आपको, थ्योरी मैंने आपको पूरी समझाई है, अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। ठीक है,
वैन हेले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं? एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण। वैन हेले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं? एक साथ आकृतियों के संग्रहण के गुण। क्या ये फोर्थ ऑप्शन है कठोरता, जो हमने दृढ़ देखा था, रिगर? या सेकंड है अनौपचारिक? या फर्स्ट ऑप्शन है विजुलाइज, मतलब जो विजुलाइजेशन है उसे बोलते हैं क्या? हाँ, विजुलाइजेशन ही बोलेंगे उसे। और यह फर्स्ट ऑप्शन है विश्लेषण, एनालिसिस। ठीक है, तो कौन सा होगा बताइए इसका आंसर क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी भी आपको पूरी थ्योरी बताइए। जैसे पहले ये स्टेप्स, 4 स्टेप है, ये छोटे से शुरू होता है। 1 नंबर सीखा, फिर 2, फिर 3 और फिर ये फाइनल औपचारिक सीखा। ठीक है, तो कठोरता का यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। अभी तक वहाँ बच्चा नहीं पहुँचा, अभी सिर्फ वो आकलन कर सकता है। ठीक है, आकलन करने के लिए अनौपचारिक नहीं, अनौपचारिक में तो वो पूरे गुणधर्म बताएगा, और विजुअलाइजेशन होगा नहीं, इसका होगा विश्लेषण। अभी वो आकलन कर सकता है, मतलब चिंतन के स्तर पर आकलन कर सकता है एक साथ आकृतियों का। गाय भैंस दोनों खड़ी है, कुत्ता खड़ी है, बिल्ली खड़ी है, तो उनका आकलन कर सकता है कि हाँ ये हो सकता है, ये गाय होती है, ये भैंस होती है। तो वो सिर्फ अभी विश्लेषण कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन बहुत ही नीचे रह चुका है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, इसका आंसर बताइए। प्राथमिक स्तर क्या? प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। इसका क्या आंसर होगा? जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर किसकी बात कर रहे हैं? 1 से 5 की। उन्हें मतलब ज्यामिति पढ़ाने के लिए सहज रूप से पढ़ाने के लिए वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। इसके लिए क्या इसके लिए प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होनी चाहिए? नहीं, सीमित कभी नहीं करना है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, अगला इसमें क्या है? शिक्षक को सरल आकृतियों को स्पष्ट परिभाषा देकर और दिखाकर प्राप्त। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परिभाषा नियम कुछ भी नहीं बताने, तो ये परिभाषा की बात कर रहा है, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने में पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे कि वो खुद सीख पाए। ठीक है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। व्यापक ज्यामितीय शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं। नहीं, ये तो उद्देश्य होता है, क्यों नहीं होता है? ठीक है, आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दोगे तब वो सीखेगा ना, ऐसे तो कैसे सीख पाएगा? ऐसे वो कभी नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं आगे आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। थ्योरी, समरूपता। समरूपता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। समरूपता, थर्ड अपना कॉन्सेप्ट है समरूपता का। एक दूसरे के समान या दूरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होने की गुणवत्ता क्या कहलाती है? समरूपता। जैसे ये मतलब ये चारों मतलब एक समान है। ठीक है, ये क्या है? चारों एक समान है, इसे क्या बोलेंगे हम? समरूपता। ठीक है, उदाहरण के लिए टेस्ट लेसन एंड टाइलिंग। टेस्ट लेसन तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। टेस्ट लेसन तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढकने के दौरान दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। ठीक है बात है। इसमें क्या है कि ये अपना टेस्ट लेसन, रेगुलर, वो सारी चीज़ें आती हैं। निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, वो बताना है। क्या पैटर्न होना जरूरी है? क्या अनुपात जरूरी है? क्या समरूपता जरूरी है? क्या टेस्ट लेसन जरूरी है? ठीक है, बताओ कौन सा जरूरी है?
समरूपता, इसका कौन सा हिस्सा नहीं पूछा है, तो ये तीनों हिस्से तो हैं भाई। समरूपता होनी चाहिए, पैटर्न में बच्चे को पढ़ाओ, क्या होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, और पैटर्न में बच्चे को पढ़ाना है। तो इसका आंसर ये होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए टेस्ट लेसन। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अगला। अब शिक्षण विधियाँ आएगी इसमें, अपने को शिक्षण विधि पढ़नी है आगमन और निगमनात्मक तर्क। आगमन और निगमनात्मक तर्क में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों को अगर हम एक लाइन में पढ़ना चाहिए, एक तो अपना आगमन, ठीक है, एक है अपना निगमन, ठीक है। आगमन क्या होती है, एक बाल केंद्रित जो है विधि है, बाल केंद्रित है, वैज्ञानिक विधि है, बच्चा सक्रिय रूप से इसमें अनुभव प्राप्त करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें नियम रटवाएंगे, परिभाषा बताएंगे, ये शिक्षक केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक विधि निगमन, ठीक है। जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर जाएगी, विशेष से सामान्य की ओर जाएगी, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगी, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगी। ये सारे जो है आगमन विधि के चरण है। इसका उल्टा सारा निगमन विधि का हो जाएगा। देख लेते हैं डिडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग जिसे बोलते हैं आगमन को। पहले से ज्ञात निष्कर्ष पर आधारित निष्कर्ष को पढ़ने की प्रक्रिया। आगमन तर्क उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पहुंचने की प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर दोनों साथ में दिए आगमन और निगमन। आपके पास कोई उदाहरण है, ठीक है, आप उन उदाहरण से एक नियम बनाओगे, नियम बनाया और इन नियम को वापस किसी प्रश्न में लागू करोगे और प्रश्न से आप वापस इसके उत्तर निकालोगे, निष्कर्ष तक पहुँचोगे। मतलब ये सारी प्रक्रिया घूम फिर के आगमन निगमन ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। वो आगमन और ये गणित शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि भी मानी जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आ भी सकती है। अलग अलग देखते हैं, ठीक है। आगमन विधि क्या है, आगमन विधि, इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से ज्ञात तक के नियमों को बताती है। मैंने आपको पहले ही लाइन बता दी है कि विशेष से सामान्य की तरफ पहले बच्चे को विशिष्ट चीज़ें बताई हुई है, फिर वो सामान्य बताएगी। पहले बच्चे को प्रत्यक्ष यानी मूर्त चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई चीज़ें की, फिर अप्रत्यक्ष की ओर। छोटा बच्चा है, जैसे मानो 2 वर्ष का बच्चा है, वो कभी घर से बाहर निकला नहीं है, और उसको अगर बोल दिए कि बच्चा आपने कभी एलिफेंट देखा है, क्या आपने कभी हाथी देखा है, उसे बोल दिया कि हाथी आ गया। अब बच्चा क्या सोचे कि छोटी कोई चिड़िया होगी, आई होगी, उसने कभी देखी नहीं। एक बार अगर उसे दिखाओगे मूर्त चीज़, प्रत्यक्ष रूप से दिखाओगे, फिर वो समझ पाएगा ना कि हाँ ऐसी चीज़ होती है अमूर्त, फिर वो ज्ञात कर पाएगा, फिर वो धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ेगा। वो सारी चीज़ें होती है आगमन विधि में। आगमन विधि के चरण क्या क्या है, उदाहरण, उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालना। फिर बच्चे को उदाहरण दोगे, आप उसे दिखाओगे कि हाँ हाथी ऐसा होता है, एलिफेंट, फिर उसे वो निष्कर्ष निकालेगी हाँ ऐसी चीज़ होती है। फिर वो अगली बार जब भी देखेगा वो तुरंत बोलेगा कि ये हाथी है। उसने रटा है, सीखा है बाद में कि हाँ ये हाथी होता है, इस तरह का जानवर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखने जो आगमन और निगमनात्मक तर्क है, ये हमने पढ़ लिया है। वापस कैसे रिपीट हुआ, पहुँचने की आगमन विधि, उदाहरण सामान्य समूर्त, ये यहाँ पर रिपीट हो गई जो स्लाइड है अपनी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें उदाहरणों के आधार पर फिर वो सत्यापन करेगा। आप उसे उदाहरण प्रस्तुत करोगे, फिर उदाहरणों को लागू करेगा, अंत में वो सत्यापन करेगा उनका कि ठीक है या नहीं। नेक्स्ट अपनी विधि आती है निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि कौन सी है, इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं, ठीक है, वो उसकी उल्टी हो गई, फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा जो प्रमाणित है वो किया जाता है। ये सामान्य से विशेष, ये सामान्य से विशेष यहाँ पे थोड़ा गलत है, हाँ नहीं सही है, सॉरी। सामान्य से विशेष कैसे चलती है, ये सामान्य से विशेष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, और जो है नियम से उदाहरण की ओर, वो सारी चलती हैं। अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर निगमनात्मक विधि के चरण है, ठीक है। निगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि अवधारणा का ज्ञान प्रदान करे,
विभिन्न अवधारणा का उपयोग करें, अवधारणाओं की सच्चाई या परीक्षण करें, अन्य उदाहरणों का जो हवाला देकर अवधारणा की सच्चाई की सत्यापन करें। मतलब पहले हम जो है अवधारणा वो बच्चे को देंगे, जो नियम है वो प्रदान करेंगे। इसका मतलब कि पहले नियम दिया, बच्चे को नियम दिया, फिर वो उसको उदाहरण में प्रयुक्त करेगा, फिर वो परीक्षण करेगा और फिर वो सत्यापन करेगा। तो ये इसके क्या हो गए, जो है अपने चरण हो गए, ठीक है, निगमन विधि के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपको सोचना है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपको सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ। ये क्वेश्चन इन दो आगमन और निगमन विधि पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट बांटी बच्चों को, ठीक है। समकोण त्रिभुज खींचे गए और बच्चे से इनके बीच संबंध खोजने को कहा। एक त्रिभुज की भुजाएं स्थित में शिक्षक, देखो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सिंपल वे में मिल रहा है, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, संबंध खोजने को कहा। खोजने को कहा मतलब उसने उदाहरण दिए बच्चे को, रटवाए नहीं, मतलब न निगमन नहीं न व्याख्यान की बात हुई यहाँ पे, कभी प्रयोग करने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई। समकोण त्रिभुज दिए, उसे रटो मतलब उसे सिखाए, पहले बनाने को दिए, फिर शिक्षक ने देखे, मतलब यहाँ पे प्रयोगशाला कोई बात नहीं। ये एक आगमन विधि का उदाहरण है, ठीक है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट अपन देखें डाइन्स ब्लॉक। इसके बारे में आपने सुना है कभी, डाइन्स ब्लॉक क्या होते हैं? ये होते हैं कितने प्रकार के हैं डाइन्स ब्लॉक? 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? यूनिट, रोड, फ्लैट और क्यूब। हमने यहाँ क्यूब लगाए हैं, देखो यहाँ पे सारे, इनको सीखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं डाइन्स ब्लॉक किसे कहते हैं। ये जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण हैं, जिनका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती स्थान सिखाने के लिए किया जाता है, मूल्य और गुणन के लिए भी। इन इकाइयों में 10 छड़ियाँ, जैसे अलग अलग, जैसे 10, 20, 50, 100 ऐसे अलग अलग इसमें इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। घन इकाइयों में छड़ दसियों, फ्लैट सैकड़ों, घन हजारों, मतलब ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। डाइन्स ब्लॉक क्या है, ये एक इस प्रकार का होता है। इसमें क्या है कि अगर आपको बच्चे को सिखानी है कि एक किस प्रकार का होता है, एक यूनिट क्या होती है, उसमें एक यूनिट ये वाली आएगी, ठीक है। एक यूनिट क्या होती है, इसमें एक यूनिट आएगी। आपने उसमें कहा कि इसमें 10 रोड है, तो 10 रोड के लिए आपने ये वाला डाइन्स ब्लॉक दिखा दिया कि इस तरह का होता है। अगर आपको फ्लैट दिखाना है तो ये आपने इस तरह का दिखा दी कि इसमें 100 मतलब 100 है, और ये थाउजेंड मानी 1000 है, ठीक है। तो ये क्यूब इस प्रकार का होता है, ये मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया तो वो ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो अपना कॉन्सेप्ट है, 3 आयामी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ देखें 3 आयामी कैसी होती हैं शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, बताओ। जो 3 आयामी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ वो कैसी होती हैं? ये साधन वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करता है। मतलब वास्तविक चीज़ कैसे? जैसे नमूने, मॉडल, कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ का खेल दिखा दिया, जैसे कोई मॉडल या मॉडल कैसे वो क्लास में लेके आते हैं ना शिक्षक, जैसे कोई चार्ट लेके आ गया, ग्राफ लेके आए शिक्षक, या जो पृथ्वी का जो मॉडल होता है छोटा वो लेके आए, या कोई नमूना दिखा दिया। जैसे बच्चों को एक ट्रेन दिखानी है तो ट्रेन, छोटी ट्रेन लेके आ गए खिलौने वाली नमूने के रूप में, वो बच्चों को दिखा दी। तो वास्तविक वस्तुएं। गणित का लंबा आकार, ठीक है। गणित का लंबा आकार वह है जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संपत्ति को सीखने के लिए आवश्यक है। ये बात इसमें की गई। नेक्स्ट हम देखें ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम की वर्गीकरण जिसे कहते हैं ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ठीक है। मतलब ये ब्लूम ने दी है टैक्सोनॉमी, ये शायद ब्लूम ने दी है 1956 समथिंग होगी। आप एक बार वापस जाकर चेक कर लेना कि 1956 ही है क्या, ठीक है। तो उसमें ब्लूम ने जो है 5 प्रकार बताए हैं, ये देखो 1,
2 3 4 मतलब 6 बताइए, 5 और 6। ये मतलब यहाँ से नहीं है, ये इस तरह नहीं है, ये नीचे से, ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह के हैं ऊपर से। मतलब यहाँ 1 नंबर पे ये आएगा ज्ञान, ये ज्ञान 1 नंबर पे। बच्चे को आप किसी भी चीज़ का ज्ञान दो, नॉलेज, फिर उससे बोध समझाओ, फिर उसके लिए अनुप्रयोग मतलब उसे प्रयोग करो कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, फिर उससे विश्लेषण करो, एनालाइज कि हाँ इसमें ये कमी है, ये चीज़ होनी चाहिए, अभी इसमें ये चीज़ कमी है, फिर उसका संश्लेषण करो, फिर बच्चे से मूल्यांकन करो, फिर आप उसका मूल्यांकन करो। या तो बहुत सारी है, इसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी दी गई है। ठीक है, ब्लूम ने एक त्रिकोण भी दिया है, पता है क्या? अब यहाँ तक आए तो साथ में ब्लूम का आपको त्रिकोण बता देते हैं। किस तरह का दिया है ब्लूम ने त्रिकोण? इसमें क्या होगा, एक तरफ मूल्यांकन होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम होगा, और एक त्रिकोण होगा शिक्षार्थी, जो शिक्षा ग्रहण करेगा। ये 3 हो गए, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अलावा ये ब्लूम का त्रिकोण है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि ब्लूम ने त्रिकोण भी दिया है। नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन है, अभी 3-4 क्वेश्चन है, हम इसके आगे पूरी एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इसको बटा जो पढ़कर बताना है, ये हमने थ्योरी अब तक की लमसम अपने समझो से अपनी सारी थ्योरी इसमें हमने कंप्लीट कर ली है। इसका आंसर बताओ आप। प्राइमरी जो प्राइमरी कक्षा है, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आंकलन नहीं करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना। बताओ, आंसर दो विद इन 10 सेकेंड के अंदर अंदर। इसमें मेरे को आंसर प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आंकलन नहीं करना चाहिए। किस में ध्यान केंद्रित करने के लिए? क्या ये गणित के उदाहरण की समझ है? नहीं। गणित भाषा विकास नहीं, तर्क कौशल नहीं है। ये गणित की समस्याओं को उत्तर देने में शुद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित कैसा है? गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं उपयोगी तो कैसे नहीं, उपयोग तो होना चाहिए ना। ठीक है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत सभी गणितीय समस्याओं को हल करना में बहुत उपयोगी। देखते हैं एक बार। मैं अस्पष्ट हूँ और इसमें शुद्ध नहीं, अस्पष्ट तो क्यों, कम कैसे हो सकता है? हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। इसका आंसर ये होगा, फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें देखें कि गणित जो है, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं कैसे? इस तरह के बच्चों को गणना के लिए छोटे जो एक कदम बताई जा सके, क्या ये होगा? छोटे तो क्यों, अच्छी तरह समझाओ उसको उदाहरण देकर। विभिन्न जो शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि में वृद्धि करना, ये तो आप उसे तुलना करने को बता रहे हो, ये नहीं बताना, तुलना कभी नहीं करनी है बच्चे की। ठीक है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों की परिभाषा तो 100% ही नहीं करनी। ये जहाँ आता है उस ऑप्शन को बिना देखे ही काट दो, परिभाषा की अगर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, बच्चों को साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करना, क्या ये होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। अभी इसका आंसर मेरे को ये फोर्थ वाला लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट जब अपनी क्लास होगी उसको वापस देखेंगे। एक बार इसको स्टार लगा के रखना, थोड़ा इसमें डाउटफुल हो सकता है। ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं कैसे? बच्चों को साल के अंत में होने वाली परीक्षा के लिए तैयार में, ये तो मतलब योगात्मक की बात कर रहा है, समेटिव मूल्यांकन की। देखते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट इसे। ये तो इसका आंसर
नहीं हो सकता, मतलब फोर्थ वाला तो नहीं होगा यार। जो ये ना, ये सेकंड वाला होगा। अब रहा ए और सी। इस तरह के बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए, ये भी नहीं। बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा दक्षताओं को और कौशल को परिभाषित करना, मतलब ये परिभाषा देने की बात नहीं कर रहा है, अपने क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ा नहीं है, परिभाषा नहीं देनी। कौशल को परिभाषित करना, जो बच्चे के अंदर कौशल है उनको निकालना अनुभव द्वारा, तो ये सी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में होने वाली निम्न में से कौन सी एक गतिविधि है, योग करने का तरीका समझाते हुए शिक्षक, नहीं, तुकबंदी नहीं करनी है, ब्लैक बोर्ड की नकल नहीं करनी, अन्वेषण मतलब बच्चे को खोजने के लिए, तो सिंपल था, बच्चे को खोज आधारित शिक्षण देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, ये थोड़ा जो ये क्वेश्चन देखो ना, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है मैंने, क्या किया है इसको देखते हैं। लिखित भाषा, जो लिखित भाषा, लिखित प्रतीक, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र, बोले जाने वाली और वास्तविक दुनिया जो है उसके बारे में सोच प्रदर्शित करने का ये तरीका है। अच्छा, शिक्षार्थी को संख्या और गणना के साथ समस्या होने अक्षमता से अवगत करना, मतलब अगर उसे लिखने में गणित की समस्याएं हैं उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, इस बात को ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, रटने पर आधारित नहीं होनी, रोट लर्निंग नहीं होनी। ठीक है, ये बहुत छोटा, ये बहुत छोटा, मतलब इसका बहुत छोटे रूप में इसे तोड़ तोड़ के सिखाना चाहिए, ये बहुत कठिन और बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अवधारणाओं के संदर्भ में के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट विचार मिलते हैं, विषय छात्रों में कम भ्रम पैदा करता है। पुस्तक में हल की गई समस्याओं के साथ साथ आकृति चित्र ये सब शामिल करना चाहिए। अगर आप आकृति चित्र ये सारी चीज़ें शामिल करोगे तो वो ज़्यादा सीख पाएगा उसे देख देख, जैसे अभी ऊपर डाइंस ब्लॉक था। ठीक है, अब हमारे आ रहा है MCQ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे आज, हम कोशिश करेंगे कितने क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन करने। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, बताइए इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपको बताया गया है पीछे परिभाषा में, पोलियो की समस्या समाधान मॉडल के रूप में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड है आपके पास। क्या आंसर होगा, क्या इसका आंसर समस्या को समझना, 1 नंबर, कि 1 नंबर समस्या को समझना। ठीक है, 1 नंबर की समस्या, फिर योजना तैयार करना, पुनः जांच, योजना तैयार करना, ये होगा। या फिर समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना क्रियान्वयन करना, या नेक्स्ट योजना तैयार करना, समस्या को समझना, योजना को जो क्रियान्वित करना, फिर पुनः जांचना अंत में, या योजना तैयार करना, समस्या को समझना, पुनः जांचना और योजना को कार्य जो कार्यान्वित है लागू करना, मतलब लागू करना। इनमें से कौन सा होगा, मतलब पुनः जांचना, ये पुनः जांचना तो पहले कैसे आ सकता, लास्ट में कैसे आ सकता है। ठीक, इस बात को सोचो, मतलब ऑप्शन तीसरा तो होगा नहीं। अब रहा योजना को तैयार करना, योजना, अगर आप योजना को समझोगे नहीं तो योजना को तैयार कैसे करोगे, इस बात को बताओ। पहले योजना को समझोगे फिर तैयार करोगे, मतलब ये फोर्थ आंसर भी नहीं होगा, मतलब C और D तो है नहीं इसका। आगे बचा कौन कौन सा नहीं है इसका, अपने काटा C नहीं है, D नहीं है। नेक्स्ट बचा A और B, समस्या को समझना, इसमें भी समस्या को समझना, योजना तैयार करना, इसमें भी योजना तैयार करना। ठीक है, पुनः जांचना, आप अगर योजना तैयार कर ली अपनी तो अब फिर आप योजना को पुनः देखोगे मैं कि जो मैंने योजना बनाई वो सही है या नहीं, फिर वो जांची,
फिर आप उसे लागू कर दोगे, तो इसका ऑप्शन होगा ए बी। अरे सॉरी, मतलब ये तो पॉइंट उन्होंने दिए नहीं, 3 ही प्रकार बताए थे, ये कैसे हो सकता है? मतलब ऑप्शन तो बी करना पड़ेगा। वैसे ये पॉइंट है ठीक, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर इसे एक कर देता ये अच्छा, लेकिन ये दिया गया उन्होंने जो प्रकार बताए उसके अनुसार ही अपन करेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्या क्वेश्चन है, निम्न में से गणित की अवधारणा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। जो गणित की उदाहरण है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या गणित की अमूर्त प्रकृति होती है? क्या गणित श्रेणीबद्ध होती है? क्या गणित तर्क संगत होती है? क्या गणित की प्रकृति मूर्त होती है? इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताओ। गणित की अमूर्त प्रकृति होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये श्रेणीबद्ध प्रकृति भी है, ये भी सही बात है। श्रेणीबद्ध भी है, अमूर्त प्रकृति दोनों है गणित की। तर्क संगति, गणित आपने देखी कि गणित कोई मूर्त है, मूर्त प्रकृति होती है, सामने लिखी हुई है आज तक। ये एक रीजनिकल फैक्टर है गणित, ठीक है, मैथमेटिकल। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन संख्या 3 को समझो। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, ठीक। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा है ये अपने को, इनमें से सही पूछा है। स्थानीय मान वाली कोई अपने को शिक्षक ने क्या दी? संख्या दी, ठीक है। और अपने को उस संख्या को मानना है 3 और 5, ठीक है। अब अपने 5 माने, 7 माने, 8 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस क्वेश्चन में दी गई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 और 5 हमने मान ली। और उन दोनों संख्याओं को हमने 4 अंक वाली संख्या बनाई, और बनाई तो इसका क्या मान है, जो उत्तर है वो अनन्य है या नहीं, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन संख्या 3, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ये एक खुले सिर वाला प्रश्न है और छात्र को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान होगा। ये बात मेरे को सही लग रही है। फिर भी अपने अगले पढ़ते हैं ऑप्शन। ये एक बंद सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण नहीं। बंद कैसे हो सकता है? ये अगर रुकने वाला थोड़ी हो, 3 5 माना तो 5 5 5 कर सकते हैं, 5 × 3 कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित या हतोत्साहित कैसे कर सकते हैं? सोचो ना बेटा, ये तो गलत होगा ना, ये तो गलत आंसर है। डी है, ये एक जो संदर्भात्मक क्वेश्चन है ये हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन ए पड़ा है, ठीक है। तो इससे आंसर ए होगा 3 का, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 4th, क्वेश्चन संख्या 4th। क्वेश्चन संख्या 4th क्या कहता है? कक्षा जो एक की गणित की अध्यापिका है उसका नाम है सुश्री सोनाली। आप अपना नाम मोनू रख सकते हो, सीनू रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, अच्छा लगे जो आपको अपना नाम रख सकते हो। कक्षा एक की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ता को निम्न क्रियाकलाप दिए। कोई एक अध्यापिका है कक्षा एक की, कौन सी कक्षा की? कक्षा एक की, कक्षा एक की कोई अध्यापिका है, उसने अपने बच्चों को कुछ क्रियाकलाप करने को दिए। कैसे कैसे दिए? भिन्न आकार, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंगों वाली सीपियाँ, कंकड़ पत्थर, टोकन यानी प्रतीक चिन्ह दिए वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है। भिन्न छड़ियाँ उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल यानी गड्ढे के व्यवस्थित करने को दिए। मतलब उनको अलग अलग छड़ियाँ दी कि आप उनको छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ऐसे मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट करो। अगला दिया उनके लकड़ियाँ, जो लकड़ियों के पंखे, पत्तियाँ आपस आसपास के परिवेश से एकत्रित करने और उनको समय बांधने के लिए कहा। अपने आसपास जो भी लकड़ियाँ हैं, कोई पत्तियाँ हैं, उन सभी को जो अपने परिवेश के आसपास है उनको एकत्रित करने के लिए कहा। मोतियों को धागों में पिराकर
गणना करने के लिए माला बनाने के लिए कहा। मोतियों को धागे में पिरोकर गणना करने के लिए माला बनाने के लिए कहा। तो ये सब किस प्रकार के क्रियाकलाप है बताओ। अपने पास 4 ऑप्शन है A B C D। ये किस प्रकार का क्रियाकलाप है? क्या ये प्राथमिक कक्षा में फुर्सत और मौज मस्ती के लिए किया गया था? कि इसके लिए क्या ये सब मौज मस्ती के लिए छड़ियाँ रखना, रंगोली, पत्तियाँ, आसपास का एनवायरनमेंट, मोतियों में धागा पिरोकर, ये क्या मौज मस्ती के लिए है? मौज मस्ती के लिए? मुझे नहीं लगता कि मौज मस्ती के लिए एक आंसर गलत हो रहा है। ठीक है। क्या ये समय नष्ट करते हैं क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए? नहीं, कभी भी उन्हें बल नहीं चलना चाहिए। बच्चे को रियल अनुभव, रियल ऑब्जेक्ट आप करवाइए। ये समय नष्ट करने के लिए बात नहीं है। केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं और कक्षा 1 के लिए असंगत है। केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं, कक्षा 1 के लिए संगत है। फोर्थ ऑप्शन है अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणा जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता या आकलन सहायक। नहीं, आंसर ये केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए किया गया है कार्य। ये इसका सही आंसर होगा। सॉरी यार, इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन करा रहा है। जो ऑफिशियल आंसर की उसमें क्या दिखा है, इसमें ऑप्शन 1 तो नहीं है। ये मस्ती के लिए, समय नष्ट करने के लिए, केवल पूर्व प्राथमिक के लिए कक्षा 1 में दिए गए, तो ये कैसे हो सकता है? अपने इसका आंसर फोर्थ ही करते हैं, डी। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणा जैसे संख्याएं, वो संख्या जैसे पत्र गिनना है, रंग भर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें बच्चे के लिए तत्परता के लिए कर रहा है, तो ये सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किसकी बात कर रहा है? 2005 की बात कर रहा है। उनमें से 4 अपने को प्रक्रिया दी गई। चिंतन के लिए सबसे अच्छी सूचक कौन सी है वो अपने को बतानी है। क्वेश्चन संख्या 5 के लिए बतानी है कि चिंतन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। क्या गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना चाहिए? सूत्र बच्चे को नहीं रटवाने, ये गलत होगा आंसर। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का उपयोग और उत्तरों की जांच उत्तर कुंजी से करना, ये तो कैसे हो गई? रटने पर आधारित हो रही बात। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं को भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, हाँ ये सबसे बढ़िया बात है। तो इसका आंसर होगा वो होगा सी। अगला देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग क्रियाकलाप करना, ये रटने पर आधारित बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। इस क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तुक्का आकार का हो गया है। इसका अर्थ क्या है बताओ? इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालयों के शिक्षक पर पारस्परिक संवाद नहीं है? गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई और श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है? क्या गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेश से गणित पाठ्यक्रम के जो परिणाम है वृद्धि हुई है? या पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छाट की गई हैं जिसके कि नए विषयों का समावेशन किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें नए की कोई बात नहीं हो रही है, ये गलत बात है। गणित पाठ्यक्रम विषयों में कठिनाई स्तर श्रेणीबद्ध नहीं, गलत चीज़ है। नेक्स्ट में कि गत वर्षों में बहुत ऐसी कोई बात नहीं बनती है। इसका आंसर होगा फोर्थ डी, जो कि यहाँ पर एकदम अच्छा दिया गया है। काट छांट की गई, काट छांट जिसमें नए विषयों का समावेश किया जा सकता है, जैसे उसमें कुछ बदलाव किया जाता है, उसका अर्थ ये है कि उसमें कुछ नया और जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 7। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, इनमें से चारों में से कौन कौन सा सही है वो बताना है आपके पास।
5 सेकंड है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणाएं, मानचित्र, जिन्हें कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवधारणाएं, मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों के बारे में सही कथन बताना है अपने को। इसमें से कौन सा सही कथन है? इसका कहने का मतलब है आप गणित में कुछ अवधारणाएं दे रहे हो, मानचित्र दे रहे हो, कॉन्सेप्ट दे रहे हो समझाने के लिए, वो क्यों दे रहे हो, इसका क्या कारण है, वो अपने को बताना है। क्या इसका कारण? ये एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। बी ऑप्शन, एक अवधारणा के सभी उप अवधारणाओं के लिए ये एक रैखिक व्यवस्था है। मुझे नहीं लग रहा कि ये रैखिक व्यवस्था होगी। ठीक है, फिर भी देखते हैं। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है, या गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। बताओ क्या आंसर होगा इन चारों में? ठीक है, क्या आंसर होगा? जटिल जाल तंत्र है, जटिल की कोई बात नहीं है। जब इसमें आप मानचित्र देख रहे हो, अवधारणा देख रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। रेख की कभी नहीं होती। गणित की प्रकृति कैसी होती है? गोली। मतलब ये बी ऑप्शन तो कट रहा है अपना, ये सही है यहाँ पर। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। हाँ ठीक बात है। ये गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करते हैं। अगर कोई भी नया फैक्टर आता है तो उसको समझने में इम्पोर्टेंट है। तो इसका ए बी और सी नहीं, ए बी सी कहाँ है? बी नहीं है ना, ए सी डी। ए और सी डी, बी तो गलत है। ए सी डी कौन सा ऑप्शन में, ये देखते हैं। ए सी डी, इसमें बी ए कट गया, बी कट गया, बी कट गया। कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही आप रिजेक्शन लगा के काट सकते हो, सीख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है उनमें। ठीक है ना, तो थोड़ा करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ये आपको मिलान वाला दिया गया है। मिलान प्रदर्शित करता है। रचनात्मक आकलन किससे मिलान प्रदर्शित करते हैं? शिक्षक केंद्रित कक्षा किससे हैं? छात्र। ये मैंने क्वेश्चन मतलब आपको एक जो शॉर्ट रील है उसमें मैंने डाला भी है, ये वाला क्वेश्चन शायद यही होगा उसका। ठीक है, ये मैंने करवा दिया है पहले ही क्वेश्चन। फिर भी अगर आप चाहते हो तो इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन कैसे हो सकता है, किससे होगा, किससे मिलता जुलता है रचनात्मक आकलन? बताओ। क्या रचनात्मक आकलन बच्चों के स्मरण करने के काम आता है, या बच्चे निजी या एकांकी समूह में दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए आंके जाते हैं, या सामाजिक कौशलों और सहयोग अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होते हैं, या ज्ञात करते हैं समय अवधि में बच्चे के विभिन्न विषयों और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के अन्य आयामों में समझ बनी, क्या बदलाव आया और क्या प्रगति हुई। हाँ, रचनात्मक आकलन वो होता है जो कक्षा के अंतराल में होता है। कक्षा जब चलती है, लगातार है, सतत आकलन होता है। बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसे सीखने में कहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसके लिए होता है। तो ए चौथे में किस में? एक में ही है। मतलब ऑप्शन ये 3 तो पहले ही कट गए। अब क्या करना, हो गया यार, हल हो गया। ऑप्शन सी के ए इसका आंसर होगा। ए चौथे से एक में ही है। फिर भी अपन देखते हैं। एक का तो 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो शिक्षक केंद्रित कक्षा है वो कैसी होगी?
बच्चे निजी या एकांकी और शून्य दोनों तरफ से काम कर रहे हैं, उन क्रियाकलापों को करते हुए आंके जाते हैं। मतलब वो निजी या एकांकी एक तरह से बैठे हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, कुछ भी क्रियाकलाप नहीं कर रहे। जैसे शिक्षक बोल रहे हैं वो शिक्षक के अनुसार करते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये एक शिक्षक केंद्रित हुआ। ठीक है, स्मरण करते हैं और लिखित परीक्षा के दौरान आंके जाते हैं। तो B1 से छात्र केंद्रित कक्षा। छात्र केंद्रित कक्षा कैसी होगी? जब बच्चे खुद क्रियाकलाप करेंगे, भाई खुद बच्चे क्रियाकलाप करेंगे, खुद वो रियल अनुभव प्राप्त करेंगे, अपने अनुसार सीखेंगे, तो वो छात्र केंद्रित कक्षा होगी। ठीक है, अगला है सामूहिक आंकलन। सामाजिक कौशल में सहयोग। आप अगर एक दूसरे का सहयोग करोगे तो सामूहिक रूप से करोगे, अकेला सहयोग थोड़ी करोगे। तो यहाँ पर सेंस बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी को वापस समझ में नहीं आया तो मैं ये समझाने के लिए तैयार हूँ, बस आपको कमेंट में लिखना है कि हमें ये वापस बताया जाए। क्वेश्चन संख्या लिख देना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 8 ये लिख देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन संख्या पढ़ते हैं 9। क्वेश्चन संख्या 9 क्या बताता है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। मतलब आप जब प्राथमिक कक्षा को पढ़ा रहे हैं 1 से 5 के लिए, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों का स्मरण करवाती है, क्या ये छोटे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी? क्या उनके लिए आवश्यक है? अपने को पूछा है नहीं का, क्या ये जरूरी है? एक परीक्षा जो तथ्यों और सूत्रों को स्मरण कराती है, ये ऑप्शन मतलब एक है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार व्यक्तिपरक परीक्षा आकलन के लिए सीसी जो आईसीटी आईसीटी पर आधारित उपकरण का उपयोग, मतलब ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अवधारणा, मानचित्र और कॉन्सेप्ट का उपयोग, हाँ ये सब होना चाहिए। भाई उसको अवधारणाएं बताए, मानचित्र बताओ, तो ये तो होना चाहिए। ये कंप्यूटर आधारित होना चाहिए। बच्चों के अधिगम स्तर जानो कि वो कैसा सीख रहा है, सीखने में धीमा है या औसत है या प्रतिभाशाली है, कैसे सीख, तो इसके स्तर के अनुसार बच्चों को सिखाना चाहिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत होगा, क्योंकि ये सूत्रों और स्मरण की मतलब निगमन विधि की बात कर रहा है। तो इसका गलत आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। एक परीक्षा जो तथ्यों और सूत्रों का स्मरण कराती है वो कभी अच्छी विधि नहीं हो सकती। क्वेश्चन संख्या 10, ये तो मैंने आपको भी सिखाया है, डाइंस ब्लॉक वाला। बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित हैं, मतलब मूर्त चीज़ों का शिक्षक है जो उपयोग कर रहा है, उसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं वो अपने को बतानी है। मूर्त चीज़ें बतानी है। मूर्त में कौन कौन सी, बताओ कौन कौन सी होगी। मूर्त में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? क्या डांस ब्लॉक मूर्त में सम्मिलित है? बिल्कुल है भाई। डांस ब्लॉक वो बॉक्स दिखा रहा है इस तरह का, तो ये मूर्त में सम्मिलित नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। माचिस की तिलियों का बंडल, क्या ये होगा मूर्त चीज शामिल? सम्मिलित है पूछा है। माचिस की तिलियों का बंडल, इसमें तो क्या मूर्त जो है जो मूर्ति है इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बनावटी प्रचलित नोट, इसमें कोई नहीं है। निरूपित करता है मूर्त सामग्री को उपयुक्त वर्गीकृत। गिनतारा, अब ये एक सामग्री है, मतलब ये गिनतारा एक होता है इस तरह का, जिसमें वो अलग अलग लगे होते हैं। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक डांस ब्लॉक, अपने दो पढ़े हैं, गिनतारा, डांस ब्लॉक, ये इन्हें मूर्त रूप में सम्मिलित करते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? ए और डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपने इसमें क्वेश्चन देखते हैं 11। बताइए इसका आंसर
क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 11 का जल्दी बताइए, समय नहीं है बिल्कुल ही आपके पास। क्लास अपने 1 घंटे की हो गई है कंप्लीट। जल्दी बताओ इसका आंसर। बताओ क्वेश्चन संख्या 11 का क्या आंसर होगा? जल्दी। बच्चों को गणितीय उदाहरणों को पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब आप कोई बच्चे को नई चीज़ सिखा रहे हो, ठीक है। अगर आप नई चीज़ सिखा रहे हो तो उसको थोड़ी सी बताओ पुरानी चीज़ कि आपने इसको इस तरह सीखा था, इसके आधार पर आप नई चीज़ें सीखो। क्योंकि ये किस काम का है? क्या ये तथ्य को स्मरण कराने में सहायता करता है? बिल्कुल नहीं। क्या गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत समकालीन? नहीं। योगात्मक आकलन सहायक नहीं है। ये गणित की अवधारणाओं को प्राकृतिक श्रेणीबद्ध करता है। इसके लिए क्या है? ये जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12। ये क्वेश्चन क्या बताता है? इसका बताओ आंसर। 6 और 7 का योग 13 है। ये एक उदाहरण है किसका? क्या एक परिभाषा उदाहरण है? क्या शांति प्रतिज्ञप्ति है? क्या मुक्त वाक्य है? क्या संयोजन या समुच्चय वाक्य है? बताओ। नहीं, ये परिभाषा तो नहीं हो सकती, ठीक है। परिभाषा कैसे हो सकती है? मुक्त वाक्य की कोई बात नहीं हो रही है। संयोजन या समुच्चय बोधक वाक्य नहीं। ये क्या है? सांध्य प्रतिज्ञप्ति, जिन्हें हमने सीखा है 6 और 7 को जोड़ना कि ये तेरे होते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं 13। बताओ। ये कौन सा ब्लूम वाला नहीं है? मैं अभी आपको समझाया था। निम्न संज्ञानात्मक क्षेत्रों के स्तरों में अपसारित चिंतन प्रतिक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? जो अगर अपसारित चिंतन प्रतिक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी, इनमें से अपसारित चिंतन किस किस से हो सकता है? इसके लिए कौन कौन उत्तरदायी है अपसारित चिंतन के लिए? ये बताओ आप। क्या इसके लिए ज्ञान, अवबोध या अनुप्रयोग होना चाहिए? विश्लेषण, संश्लेषण के मूल्यांकन होना चाहिए? अपसारित चिंतन की बात कर रही है। चिंतन 2 प्रकार होते, एक अभिसारी और एक अभिसारी और एक अपसारी। पहले तो आप बताओ कि अभिसारी और अपसारी दोनों में अंतर क्या है? बताओ। अभिसारी में कौन से बच्चे आते हैं? अपसारी में कौन से बच्चे आते हैं? अभिसारी में तो वो बच्चे आते हैं जो होते हैं प्रतिभाशाली, और अपसारी में आते हैं सृजनात्मक। अब जैसे किताब में कोई, जैसे मानो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया कि गांधी दर्शन के बारे में बताओ। अब गांधी दर्शन के बारे में किताब में मानो 6 लाइन लिखी है, तो एक जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसमें अभिसारी चिंतन होगा, वो 6 की 6 लाइनें एज ए टीज जैसी की जैसी है वो उन लाइनों को छाप देगा। और एक अपसारी चिंतन वाला बालक है, सृजनात्मक बालक है, मैंने उसको कहा कि तू गांधी दर्शन के बारे में मेरे को लिख के बता, वो 6 लाइन के अलावा अपनी ओर से कुछ जुड़ेगा। जिस भी चीज़ में अपनी ओर से कुछ ऐड करना, नए गुण, तो वो अभिसारी चिंतन होता है। तो अभिसारी गुण जो चिंतन की प्रक्रिया, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा वो अपने को बताना है। ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, इसकी कोई भी बात नहीं है। इसमें अभिसारी चिंतन कैसे हो सकता है? ठीक है, विश्लेषण हो सकता है, मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन इसमें ज्ञान दिया इसलिए ये कट गया। विश्लेषण मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन इसमें अवबोध ये का, आप कोई भी चीज़ का विश्लेषण करोगे, संश्लेषण करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभिसारी चिंतन होगा सब में, लेकिन अपने को बेस्ट बताना है कौन सा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा आंसर है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं क्वेश्चन 67/32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्न विधियों का प्रयोग करता है। जैसे ये अपने 67/32 है डिवाइड, ठीक है। तो वो इस तरह से इसका आंसर निकालता है, जैसे ये दिया गया है। लास्ट में जाके ये पूरी विधि का उपयोग करता है, तो बोलता है कि इस तरह का इसका आंसर आया है, ठीक। तो उपयोग विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
अगर कोई छात्र इस क्वेश्चन को इस तरह से हल कर रहा है तो अपने को बताना है कि इसमें से कौन सी विधि अपने लिए, छात्र के लिए ये उपयुक्त विधि होगी, वो बताना है। ठीक है। अपने को क्या पूछा है इसमें से, शक्तिकथन पूछा है, वो बताना है। तो बताओ शक्तिकथन कौन सा होगा इस विधि का प्रयोग किया तो, बताओ भाई। क्वेश्चन संख्या 14 का आंसर, इस विधि का प्रयोग करने पर छात्र ने कौन सा विधि का प्रयोग किया है। क्या ये अधिगम करता हूँ, क्या ये अधिगम करता हूँ मैं समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीकी हस्तक्षेप करता नहीं। अनौपचारिक तकनीकी तो कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। विद्यार्थियों का गुणन को अवधारणा ज्ञान नहीं, ज्ञान क्यों नहीं है, उसने हल किया है, बाकायदा आंसर निकाला है, तो ये नहीं होगा, गलत होगा इसका। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। बिल्कुल सही बात है, 100%। विद्यार्थी ने सीखा है, आप कोई चीज़ सीखोगे तब उसे लागू कर पाओगे ना, कि भाई हाँ उसके गुणन के नियम की समझ विकसित की है, उसने उस समझ को समझा है, उस क्वेश्चन को समझा, उसके हल करने के तरीकों को समझा कि हाँ इस तरह से ये हल होता है। तो ये इसका आंसर सी होगा। परीक्षा, लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थी शून्य के अंक कैसे मिल सकते हैं। इससे तो अच्छे अंक मिलेंगे कि उसने कोई नया तरीका सीखा। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, गलत बात होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन संख्या 15, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त। जियो बोर्ड मतलब इस तरह का कोई एक बोर्ड बना होता है जिसमें वो अलग अलग पिनें लगी होती हैं, जो क्या है रबड़ बैंड की सहायता से। ठीक है, वो एक जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना। क्या ये होगा, नहीं ये गलत है। अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, नहीं। अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, नहीं। फोर्थ ऑप्शन है, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। अपना बच्चा कौन सा क्लास का, पहले तो ये देखो, क्या उसको आप रेखा कोण शुरू जाते क्लास में उसको टूपा दोगे क्या, इसको पकड़ोगे सीधे कि हाँ ये तू बता मेरे को, क्या पढ़ाओगे, त्रिभुज की आकृति, आयतन, ये होता है वो होता है। उसको अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन करने को दो। ठीक है, तो वो ज़्यादा सीख पाएगा। क्या आंसर होगा अपना 15 का, डी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 16, 16, इसका बताना है आपको आंसर एकदम अच्छे से। क्वेश्चन संख्या 16 का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा क्वेश्चन संख्या 16 का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है। ठीक है, कोई बच्चे को स्थानीय मान समझाने के लिए जो अध्यापक है वो अलग अलग प्रकार के सामग्री लाते हैं। कभी जो रबड़ बैंड लाता है, कभी उसके लिए ये डाइंस ब्लॉक लाता है, कभी जियो बोर्ड लाता है, वो सारी सामग्री लाता है। जैसे गिनतारा, डाइंस ब्लॉक, 1 का, 10 का, 100 के नकली मुद्रा नोट। उपयुक्त स्थिति में अध्यापक जो डिन्स के सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है, ये 3 व्यक्ति हैं जिनके सिद्धांत का कौन सा जो आश्रय ले रहा है अध्यापक। क्या गतिक नियम है, क्या गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम है, या बोधात्मक परिवर्तनशीलता का, या रचनात्मक नियम है, बताओ। ये कोई गति के नियम नहीं सिखा रहा है शिक्षक, कि हाँ मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ तो आपको नियम सिखा रहा हूँ। क्या सिखाओगे छोटे बच्चे को, गणितीय परिवर्तनशील नियम तो कभी बताना ही नहीं है। रचनात्मक नियम, तीनों में नियम की बात की है यहाँ पे। एक तो रचनात्मक नियम है, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम है, गणितीय नियम। लेकिन यहाँ बता रहा है कि बोध गम्यता, बच्चे का जो मस्तिष्क है उसमें समझ विकसित करने के लिए वो सारी चीज़ें लेके आ रहा है टीचर। तो आंसर क्या होगा इसका, जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17, 17। इसका क्या आंसर होगा बताओ। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वाक्य, अगर गणित आप सीख रहे हो तो ये एक नेचुरल बात है कि आपसे गलतियां होगी। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, कोई भी भाषा सीखो, कुछ भी सीखो, गलतियां तो होगी, बिना गलतियां के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वाक्य हैं, किस प्रकार का वाक्य है? गलत है। क्या गलत है? क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली विवर्ती दर्शन नहीं। त्रुटियां, अगर आप गणित सीख रहे हो तो उसमें त्रुटियां तो होगी होगी। सही है, क्योंकि गलत वाले दोनों हटा दो, ये एक सी ऑप्शन भी गलत वाला है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। हाँ, त्रुटि रहित विषय, लेकिन सीख रहा ना बच्चा तो सीखा तो गलतियाँ होगी। अपने पास ऑप्शन बचा है बी और डी। सही है, गणित में त्रुटियां होना स्वाभाविक है। सही है, क्योंकि शिक्षक को ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय उदाहरणों का निर्माण कैसे किया। ठीक है, डी ऑप्शन है सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धिलब्धि को दर्शाती नहीं। बुद्धिलब्धि चाहे कैसी भी हो, ज़्यादा हो कम हो, त्रुटियां किसी से भी हो सकती हैं। ठीक है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन अपना यहाँ रहेगा सी, मतलब बी। बी ऑप्शन आंसर सही है इसका, ऑप्शन संख्या बी। क्योंकि शिक्षक को ये समझने में मदद मिलती है, अगर बच्चा गलतियाँ करेगा तो शिक्षक समझेगा भाई इसने यहाँ पे गलती की तो मैं इसको क्या करूँ, दोबारा बताऊँ, दोबारा समझाऊँ। ठीक है, अगला अपने क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कर रहा है? छात्रों को जब दो भिन्न भिन्नों का योग करने के लिए कहा गया तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? मतलब वो अंश को अंश में जोड़ देता है, अंश ऊपर हर हाँ होता है, जब वो अलग अलग कर देता है, अंश को अंश में जोड़ देता है, हर को हर में उल्टा उल्टा कर देता है। तो ये किस प्रकार की त्रुटि का कारण है? किस प्रकार की भ्रांति या त्रुटि का कारण है? बताओ क्या आंसर होगा। अध्यापक की संकलन में समझ में, अध्यापक की यहाँ कोई संकलन बात नहीं है। कक्षा में छात्रों की ध्यान की कमी नहीं, ये बात नहीं हो सकती है, नेगेटिविटी को दर्शाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना, क्यों नहीं है? सामग्री तो है ही शिक्षण अधिगम, ये इसका कोई आंसर नहीं बनता यहाँ पे। योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, जो भी छात्र ने सीखा नहीं है इस कारण से ये हो रहा है। ठीक है, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों में लागू करना, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन संख्या 19। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। अगर आप कोई छात्रों को आंकड़ों की समझ का कार्य करवा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे रचनात्मक कार्य कौन सा होता है? क्या कक्षा में विचार विमर्श करना सबसे रचनात्मक कार्य है? नहीं, गलत आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बी, वर्ग पहली। नहीं, भूमिका भी नहीं, ये भी बढ़िया है और ये भी अच्छी बात है। सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना या भूमिका भी नहीं, इससे बेस्ट बेस्ट ये सी ऑप्शन है। अगर आप सर्वेक्षण कर रहे हो, बच्चे को बोलो, खुद बोलो कि उसे, अगर बच्चा कुछ कार्य करे तो आप खुद उसका सर्वेक्षण करो कि कैसा सीखता है, कैसा नहीं सीखता है, एक फैसिलिटेटर बनो। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है। जैसे कि जो कक्षा 1 से 5 है उसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलाप में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है। जैसे कि कैसे हो सकता है सहायक, उसके बारे में बताना। ठीक है, उसके बारे में छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने के लिए और परिकलन रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये बात सत्य है। समय सारणी में दिए गए खाली क्लासों का उपयोग करने में सहायता करना, छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचना
को और गहन करने में सहायता करता है। संकलित आकलन के लिए उपकरण का कार्य करना। क्या ये सही है? बताओ कौन सा होगा, इनमें से कौन कौन सा सही है? बताओ, क्या ए डी है, क्या बी सी है, क्या बी डी है, क्या ए सी है? बताओ। ऑप्शन संख्या। छात्रों को अमूर्त अवधारणा का अन्वेषण करने के लिए रणनीति को अवसर प्रदान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात, उन्हें अवसर प्रदान। समय सारणी में दिए गए खाली कलांशों का उपयोग करने में सहायता करना ही, ये टाइम पास करने के लिए नहीं है। छात्रों को उनकी गणितीय समझ को विवेचना और गहन करने में सहायता करता है। हाँ ये हो सकता है आंसर। और संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करना, नहीं ये नहीं होगा। तो अपने कौन सा बचा है? ए और, जो अपना आंसर ए है, और सी। ए सी कौन सा ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में डी। तो अपना आंसर होगा ए और सी। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 क्या कह रहा है? आप जरा रुकना 1 मिनट, आप तब तक इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन संख्या 21 का। क्या होगा क्वेश्चन संख्या 21 का आंसर? बताओ जल्दी। क्या इसका आंसर सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल है? तो क्या इसका आंसर एक होगा? नहीं। ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन नहीं। थर्ड ऑप्शन इसका ज्यामितीय विकास में सहयोग नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन संख्या फोर्थ, कि ज्यामितीय के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्य में सहायता करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इसमें 22। ये कोई एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है जिनका नाम है सुश्री श्रेया। एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती हैं। अलग अलग विधियों का उपयोग करती हैं, जैसे ये 23 और 23 को जोड़ा तो ये 46 हो गए। फिर इनको ऐड किया तो ये हो गई 69। फिर इनको ऐड करने पर ये सारी जो संख्या है वो बन गई। इस कथन का मतलब बात का ये है, अपने को इसको जोड़ना नहीं है। ये कह रहा है कि उसकी जो शैक्षणिक है विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। मतलब उपयुक्त चारों ही है कथन, सबसे अच्छा कथन कौन सा होगा वो बताना है अपने को। ठीक है। तो ये केवल गणित के संचरण पर बल देती है? नहीं, गणित के संचरण पर बल नहीं देती है। वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपगम प्रस्तुत कर रही है, बिल्कुल सही बात है। वह बहुत विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही है। नहीं, भ्रमित कैसे कर रही है? वो अलग अलग छात्रों को सिखाने के लिए प्रयास कर रही है शिक्षिकाएं। एक प्रश्न को हल करने के लिए वे अधिक समय व्यर्थ करेंगे, समय व्यर्थ नहीं, वो अधिक अनुभव द्वारा उन्हें अधिक अधिक सिखा रही है अलग अलग विधियों से, ताकि उनका मानसिक विकास ज़्यादा हो सकते। इसका ऑप्शन होगा सेकंड बी आंसर। क्वेश्चन से क्या है 23। क्वेश्चन संख्या 23 क्या कह रहा है? कक्षा के खेल में रेनू
4 जो कंचे हैं उनसे हार जाती हैं। उसके पास टोटल कितने थे? 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपरोक्त प्रश्न उदाहरण है। क्या कह रहा है कि रेनो के पास जो कंचे थे वो 7 थे और वो 4 कंचों से हार जाती हैं। ठीक है, तो उसने कितने जीते? 3 ही जीते होंगे, तभी 4 से हारी होगी। तो किस प्रकार का कथन होगा ये? किस प्रकार का उदाहरण है उसको बताओ आप। क्या ये योग पर संदर्भित प्रश्न है? खुले सिरे वाला प्रश्न है? नहीं। बहुविकल्प प्रश्न है? नहीं। संदर्भात्मक प्रश्न नहीं, ये योग पर है। ये योग पर आधारित है भाई। टोटल 7 थे, 4 से हारी, 3 बचे। ये तो योग पर आधारित हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24। क्वेश्चन संख्या 24 क्या कहते हैं उसके बारे में देखो। 24 क्वेश्चन देखना है। हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? पौष्टिक हमारी जो पद्धति है, पौष्टिक सॉरी नहीं, जो शास्त्रिक, हम शास्त्रिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं ये अपने को बताना है। क्या आंकड़ों के प्रमाणीकरण में उपयोग करने के लिए? नहीं। कोणों को अपने को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये दूरी फुट का कुछ नहीं है, अरबी संख्या नहीं है। इसका सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन संख्या 25 क्या है? क्वेश्चन संख्या 25 क्या है? जो कक्षा 1 और 2 है, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सही है? क्या ये रटन अधिगम पर जोर देता है? मैंने आपको बताया कि जो पाठ्यचर्या एनशिप 2005 है वो बच्चों को बोझ मुक्त, बिना बैग के, कम जो अपनी किताबें हैं उनके साथ में, अधिक अनुभव द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा खोजने पर, उसके लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये रटन पर आधारित नहीं होगा, मौखिक प्रश्न करवाने में नहीं होगा। गणित के अन्य विषय जैसे भाषा, कला, पर्यावरण, जिन्हें आदि के साथ संकलित किया जाना, तो ये आंसर सी होगा। गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो प्राथमिक रूप यही है कि गणित को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है वो बताओ। क्वेश्चन संख्या 26, रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त कौन है? ये बताना है आपको। 26 की दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव का गुणन करना, परिचय देना, ये सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन संख्या इसका ए। ये सेकंड ऑप्शन इसका नहीं होगा, ना ही इसका ये सी और डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 27। नीचे रह गया एक ऑप्शन, उसको बाद में देख लेंगे। इनमें से बताओ आप तो बस क्या आंसर होगा। प्रतिशत की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में 20 सितंबर के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। ये किस प्रकार की चर्चा है? जैसे कितनी जैसे कोई तैयार आया तो उसके बारे में चर्चा हो रही है कि कितनी छूट हुई, इस तैयार में कितनी बिक्री हुई, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये किस प्रकार की चर्चा और विचार विमर्श है बताओ। क्या ये छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायता होती है? नहीं। इसमें कौन सा वाद विवाद होगा? ये तो जैसे कोई बिक्री है, कोई छूट है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं की है। छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायता होती है, उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने में प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला नहीं, वाचन कौशल का यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। इससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की शांति भंग होती है। नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। अपने पास अंतिम है कि बचा है, वो है डी। ये लास्ट बचा था। छात्रों में कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के
छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पना विकसित होती है। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। जैसे वो सीखेंगे कि भाई अपने को इतने ये मौसम आए, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, सारे त्यौहार है, उस त्यौहार में आपने कितना सामान लिया, उसमें हमने कितनी छूट मिली, कितनी बिक्री हुई, वो सारी अगर चर्चा निकल तो उनकी समझ विकसित होगी, उनके बारे में वो चर्चा करेंगे तो। ठीक है। जो उनकी संकलनात्मक उनकी सोच है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उनका। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 28, इसका आंसर आपको ही बताना है। आपके पास टाइम है 15 सेकेंड का। बताओ क्या आंसर होगा। बच्चों के गणित चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। अत्यंत उपयुक्त का पूछा, इनमें से कौन सा अत्यंत उपयुक्त होगा बताओ। क्या अपने 4.25 इंटू 0.5 को हल करना ये उपयुक्त हो रहा है, या यदि एक फल की कीमत 4.25 प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 के लिए कितना खर्च करेंगे। क्या ये उपयुक्त है चिंतन के लिए, या सी ऑप्शन। यदि 0.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। ये 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलक विधि क्या व्याख्या कीजिए। मतलब ये इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन लग रहा है वो अपने को सी है। इसमें क्या है, ज़्यादा दिमाग की खर्च होगा, इसमें गुणन करना संख्याओं के बीच में, ये सारी इसमें मेहनत होगी। ठीक है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसका आंसर देना है आपको। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ट्वेंटी नाइन का आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी गतिविधि एक कक्षा सेकंड इनमें से कौन सी गतिविधि एक कक्षा सेकंड के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं में व्याकरण जो व्याकरण है वो पढ़ाने के लिए उपयुक्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है 6 बिंदु बनाने और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना। टोटल 6 बिंदु बनाए, उनमें से 2 गोले पर बिंदु बना दिए। ठीक है। फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। ये गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों को बताती है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ऑप्शन ए ही है। सेकंड देख लेते हैं। श्याम पट पर 6 - 24 लिखना और बच्चों को कहना, बच्चों को उसे 10 बार कॉपी में लिखने के लिए कहना। ये तो मतलब रोट लर्निंग होगी, रटने पर आधारित हो गया, होगा ही नहीं आंसर। शिक्षिका बच्चों को श्याम पट पर लिखे गए सवालों को जोर से पढ़ना, नहीं ये नहीं। शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे 178 जो 14 है उसमें से 12 आदि अभ्यास कराने, नहीं ये नहीं। बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन संख्या 30। क्वेश्चन संख्या 30। रहना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। रहना गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसे किस तरह का होना चाहिए, ये बताओ आप। छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करना, मतलब ये सिर्फ काम निकला होना जैसी बात है, काम निकला दिया फिर उसको हटा दिया, ये बात नहीं करना है। या फिर संकलनात्मक समझ और गणित ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। सबसे अच्छी बात बोली है कि जो संकल्पनात्मक समझ है उसको विकसित करना और वास्तविक जीवन से संबंधित जोड़ना। इसमें ये सूत्रों को स्मरण करवाना नहीं है, रटवाना नहीं है,
और मानसिक गणित की समस्या को हल करने की क्षमता ये नहीं करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 31। शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्न 3 कथन दिए गए हैं। ये 3 कथन दिए गए, आपको बताना है इनमें से सही कथन बताना है। 3 में से कौन कौन सा सही कथन है। कथन पहला पढ़ते हैं अपन। विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उन्हें के लिए अर्थपूर्ण हो। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है ये कथन। ठीक है, अपना पहला कथन तो एक तो सही हो गया। ठीक है, कथन बी। अंकों के नाम को याद करके गणित जो गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न नहीं, ये एक रटने पर आधारित बात होगी, ये गलत बात है। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, इसके लिए वो रियल अनुभव फल करते हैं। तो ऑप्शन ए और सी अपना 1 और 3 यानी ए सी सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। बताइए 32 का आंसर। निम्न में से कौन सा वैन हेले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों का सही क्रम है। मैंने आपको वैन हेले की जो है वो कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई है और एक एक चीज़ भी समझाई है, और उसमें जो उसके 4 स्तर है। ठीक है, कितने स्तर, उसके जो 4 स्तर है वो मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन सा है, और उसको लाइन से आपको याद करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, कौन कौन से वो आपको बताना है। दर्शीकरण संबंध, फिर पहचानना, निगमन विश्लेषण, स्वयं सिद्ध। संबंध पहचान, दर्शीकरण विश्लेषण, स्वयं सिद्ध। दर्शीकरण विश्लेषण, संबंध पहचानना, स्वयं सिद्ध। दर्शीकरण विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन और स्वयं सिद्ध। क्या ये होगा? बताओ कौन सा होगा। 1 नंबर दर्शीकरण है, संबंध नहीं होगा। दर्शीकरण है, दर्शीकरण है, फिर विश्लेषण होगा, विश्लेषण होगा, संबंध पहचान। विश्लेषण के बाद में संबंध पहचान, संबंध पहचान, ये निगमन यहाँ नहीं होगा। सी और डी इनमें से क्या होगा बताइए। फिर निगमन और स्वयं सिद्ध, ये तो दोनों सेम ही दिए। दर्शीकरण दर्शीकरण, विश्लेषण विश्लेषण, संबंध स्वयं सिद्ध। ऑप्शन सी। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्न कथनों में से कौन सा गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त गणितीय कार्यों में जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायतः है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में वे आत्मविश्वासपूर्ण बन जाए। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है। उन्हें कठिन समस्या नहीं देनी है। अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों के व्यक्ति संलग्न नहीं रख सकता। हाँ, ये बात ठीक है। अगर वो कठिन कार्य तो विद्यार्थियों को मतलब उसमें शामिल नहीं कर सकता, संलग्न साथ लेके नहीं चल सकता, ये बात सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं सी। गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त या स्वायत्त अधिगम जो अधिगम है उसके बनाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। नहीं, गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का अन्वेषण का लचीलापन उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब इसके ये अपने को इसमें गलत पूछा है। ठीक है, तो गलत कौन सा है? ए तो सही है, ए सही है। ठीक है, ए तो सही है। बी भी इसमें सही है, संलग्न नहीं रख सकते। सी इसमें गलत दे दिया और डी इसमें सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी 33 का। मतलब 33 का सी तो कैसे हो गया यार, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें मेरे को। ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। बी ऑप्शन देखते हैं। अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वे विद्यार्थियों के व्यस्त नहीं रख सकते।
हाँ ये गलत होगा आपका। ये तो सही है ऑप्शन ए, तो मतलब ये बी है ना, ये गलत है। सी सही है और डी भी सही है इसमें, ये तीनों सही है। अपने को गलत का पूछा है, ये थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्न कथनों में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के परमात्रीकरण को समझाने के लिए बच्चों की सहायता करेगा? बताओ। बच्चे मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 इत्यादि सम्मिलित करते नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है इसकी। क्या ये समानता है? क्या पदकरण समावेशन है? अरे सॉरी, ये तो क्वेश्चन ही है, गलत हो गया यहाँ पे। वापस देखते हैं इसको। ये क्या है? देखो, एक कोई क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। निम्न कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं को प्रमाणीकरण को समझाने के लिए बच्चों की सहायता करेगा? जैसे कोई बच्चा है, उसमें मनोबल 2 में उसने 1 किया, 3 में 2 ऐड किया, 4 में 3, 5 में 4 इत्यादि सम्मिलित करते हैं। ये किस प्रकार का है, ये अपने को बताना है, ये किस प्रकार का है। ठीक है, तो क्या ये समानत है? नहीं, ये समानत नहीं है। इसमें कोई इसकी बात नहीं है। पदक्रम नहीं, पदक्रम में अगर होता तो ये 1 2 3 4 इसकी बात करना है। ये उल्टा भी नहीं हो रहा है, ये है नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। इसमें इसको कटा दो, इसमें इसको ऐड कर दो, इसमें इसको जोड़ लो, ये सारी बात कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये इसको ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन है 36। ये 34 का भी गलत हो रहा है अपने। क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आज स्लाइड को पता नहीं क्या हो गया। इसका आंसर बी होगा। सॉरी, आपको बता दिया, 34 है उसका आंसर बी होगा। ये पदानुक्रमिक जो है समावेशन है। ठीक है, 35 ये यहाँ पे 35 का क्या आंसर होगा? प्राथमिक गणित, बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों के उदाहरणों के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? ये बताओ आप। भिन्नों के परिचय के लिए विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों की इबारती सवाल रखना नहीं, ये गलत होगा। 1 और 2, 1 और 4 को निरूपित करने के लिए चित्रों का चार्ट दिखाना, खाली चार्ट दिखाने से सीख जाएगा। संख्या रेखा पर नहीं। बच्चे को कागज़ लो, उसे मोड़ने के क्रियाकलाप बताओ और पट्टियों को वर्ताकार काट काट के उसे आउटपुट से सिखाओ, ये सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है 36। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, ये मान के चलो आप। ये वाला आएगा ही आएगा। कथन है, कारण आ रहे हैं। कथन है क्या कह रहा है? प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को बिना चिंतन सोच गणित करना आरंभ प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोच गणित करना आरंभ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या बात है, सही बात है। ये तो सही है, बिल्कुल ये तो सही कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त सिखाना चाहिए। इसमें ए तो सही है अपना। बी क्या कर रहे हैं? प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोच गणित करना आरंभ कर देते हैं। चिंतन तो करना पड़ेगा ना, बिना चिंतन तो गणित ही करना होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन ए सही है, केवल आर तो गलत होगा। तो ए सही है, आर इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। दो ऑप्शन नीचे थोड़े रह गए। 37 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं,
करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार भी करना। ये बिल्कुल 100% आंसर है ए ऑप्शन, इसका ए ही ऑप्शन आंसर होगा। क्योंकि आप अगर गणित कर रहे हो तो बच्चे की मतलब आकलन करने का यह मतलब नहीं है कि उसका खाली पाठ्यक्रम करो, उसके शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों का उसका आकलन होना चाहिए। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। श्रेणीबद्ध करने के लिए नहीं, श्रेणीबद्ध नहीं करना है विद्यार्थियों को, ना ही उन्हें कोई निर्देश देना है, ना ही उसे कोई संभावना स्वयं आकलन प्राथमिक कक्षा में संभव नहीं है। संभव है लेकिन इसने नहीं का पूछा तो ये गलत हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 38। क्वेश्चन संख्या 38 क्या कह रहा है ये आपको बताना है। कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगम करता हूँ मैं गणित अधिगम के बारे में सही है, सही पूछा है अपने को। बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचार या मतों के साथ आते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल ये बात सही है। विद्यालय में आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार या मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। असंगत तो कैसे होते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चों में दिक्स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित नहीं, वो सीखते हैं तब तो ये होती रहती है समझ विकसित। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। इस क्रियाकलाप में गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल भी तो इसका आंसर होगा ही होगा। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए, नहीं रचनात्मक आकलन होना चाहिए। इसे समझ बोध से अधिक क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए, नहीं। बताओ क्या होगा आंसर, ए बी है कि केवल बी है? इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, ये बात भी अच्छी लग रही है। इसके लिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन में इसका आंसर अपने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। अगर आप छात्र केंद्रित कक्षा बना रहे तो उसका अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है, वो अपने को बताना है। अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के अनेक प्रश्न उपलब्ध करता है। अगर प्रश्न उपलब्ध करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो छात्र केंद्रित करे, वो तो फिर आप उस बच्चे पर ज़्यादा लोड दे रहे हो, भार दे रहे हो, उसे रटवाने पर कर रहे हो बात। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्याम पट्ट पर समस्या को हल करने के लिए नहीं, इससे तो बच्चा ज़्यादा डरेगा, सीखेगा नहीं। ये भी तो होगा नहीं 40 का। शिक्षक विद्यार्थियों को निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त संलग्न रहो, बिल्कुल सही बात है। उनको एक साथ शामिल करो, उनकी समझ को विकसित करने के लिए उसे समझाने के लिए ये बात बताओ, यह सबसे अच्छी बात है। ठीक है, शिक्षक श्याम पट्ट पर समस्या को हल करा रहे, नहीं ये नहीं बात है। ठीक है, ये अपना एक ये 40वां प्रश्न वापिस क्या हो गया है, रिपीट हो गया। ठीक है, इसका ये सी ऑप्शन है। (41) निम्न में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्यपुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है। पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान को केवल विशेष युक्तों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए। नहीं, सीमित तो आप कैसे रख सकते हो इस बात को, ठीक है, सीमित नहीं रखना है। पाठ्यपुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोज़मर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। हाँ सही बात है।
पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ और दूसरे वृत्तांत शामिल नहीं होने चाहिए, बल्कि अभ्यास के अनेक प्रश्नों को सम्मिलित नहीं। इसका आंसर तो केवल बी ही होगा। ठीक है, ये देखो। फिर 42, कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं नहीं का पूछा है, इसका बात ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 42। अमूर्तता तो होनी चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए, और जो ऑप्टिमाइजेशन इस्टीमेट ये होना चाहिए, रट कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 42वें का डी। 43 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है। जो इन्होंने 4 चरण दिए, इनमें से कौन सा चरण नहीं है। समस्या को समझना, करने को याद करना, योजना की युक्ति निकाल, ये योजना बनाना, पुनः जांचना। ये भी तो है, इसका ये ए है, ऑप्शन ए तो है, समस्या को जो है समझना। ठीक है, ये बी नहीं है, कलन विधि को याद करना, ये सी भी है और बी भी। ऑप्शन होगा आंसर इसका बी। 44, 73, 35 और 27 की तरह से दी गई 3 संख्याओं का जोड़ योग करते समय एक विद्यार्थी को निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है। इस तरह से वो जोड़ता है संख्या। ठीक है, विद्यार्थी ने निम्न में से संख्याओं के जोड़ योग का कौन सा गुणधर्म उपयोग किया। क्रम विनिमय, ऐश्वर्य क्या, क्रम विनिमय, वितरण नियम एवं तत्समक एवं सहचर्य का नियम। बताओ कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ये क्रम विनिमय और सहचर्य का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना लास्ट 45, एक विद्यार्थी गुणन समस्याओं को निम्नलिखित रूप से हल करता है। जैसे 35, 27 और 75। विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अतिप्रय कारण क्या हो सकता है। बताओ क्या कारण हो सकता है। विद्यार्थी 10 तक के पाठों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है। क्या ये होगा। नहीं, विद्यार्थी ने योग के कलन विधि के गुणन में अति विस्तृत कर दिया है। बिल्कुल ये सही बात है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज हमने आउट ऑफ 25 क्वेश्चन किए हैं। आप बताना इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो बस ये आपकी मैराथन कंप्लीट हुई। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्किल वर्स चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।